तो इतना बड़ा जंगल को अगर कोई समाप्त करना चाहेगा तो नहीं, हम बता समाप्त करना चाहेगा तो लोग तो विरोध करेंगे। समाप्त कौन कर रहा है? देखिए, समाप्त हो रहा है माइनिंग के चल, माइनिंग के कारण ना जंगल कट रहा है, तहस नहस हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। वो आदिवासियों के साथ जंगली जानवर सुरक्षित रहा और किसी के हाथ में सुरक्षित नहीं रह पाएगा, क्योंकि इनके धर्म कर्म विश्वास में ये लोग सब जुड़ा हुआ है। इनका सपना तो सरंदा है, छोटा जगह। यहाँ भाई हमको जो खतरा उनके नेक्स्ट दरवाजे पे खड़ा है। हमारा घर उजड़ जा रहा है, हमारा जंगल कट जा रहा है, हमारा संस्कृति बर्बाद हो रहा है, हमारा तो लोग बूढ़े लाचार जानवरों को ही मार, फिर भी पाप लगेगा। आप हम लोगों को ये पाप से मुक्ति दिलाइए, क्योंकि हम लोगों को तो खाना चाहिए। ये उनका मंत्र में लिखा हुआ है, मेरे पास है वो। दोस्तों, झारखंड की जो पहचान है उसकी जल जंगल और जमीन को लेकर है। इसी जल जंगल और जमीन में आदिवासी समाज अपनी अस्मिता को ढूंढता रहता है, लेकिन कई बार यही जल जंगल और जमीन उसके लिए आफत का कारण या विपदा का कारण बन जाता है। उसके लिए उनके जीवन में संकटमय परिस्थितियों का निर्माण करता है। दरअसल मैं बात कर रहा हूं सारंडा का जंगल की। सारंडा, जिसको लेकर पूरे देश नहीं विदेश में चर्चा है, उसकी अपनी पहचान है और न जाने वहां कितने धरोहर सुरक्षित हैं, संरक्षित हैं। पिछले कई वर्षों से झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा सारंडा के जंगल को अभयारण्य में बदलने का निर्देश दिया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके सरकार उस दिशा में बढ़ती नजर नहीं आ रही थी। और हाई कोर्ट ने जब सख्ती दिखलाई, तब झारखंड सरकार के द्वारा 5 मंत्रियों के एक समूह का निर्माण होता है। वे मंत्री वहां पहुंचते हैं और अभयारण्य बनाने की दिशा में एक कदम उठाने की कोशिश की जाती है, लेकिन जब विरोध का स्वर आता है वहीं के ग्रामीणों के द्वारा आता है, आदिवासी समुदाय की ओर से आता है। आदिवासी समुदाय का मानना है या उनकी जो ध्वनि सामने आ रही है वह यह है कि सरकार की मंशा कहीं न कहीं आदिवासी गांवों को उजाड़ने की है। और यही कारण है कि आदिवासी समुदाय इसके विरोध में खड़ा नजर आ रहा है। इस वक्त हमारे साथ है संजय बसु मल्लिक जी। कहें पिछले 2.5 दशक से या उससे भी अधिक समय से झारखंड जंगल बचाओ अभियान चला रहे हैं और झारखंड में जंगल के संरक्षण में, पर्यावरण के संरक्षण में, आदिवासी समुदाय की जो जीवन पद्धति है उसमें जंगल की भूमिका को लेकर इनका एक गहन अध्ययन रहा है। तो संजय बसु मल्लिक जी, आपका बहुत बहुत जोहार। जैसा कि मैंने कहा कि सरकार वहां के अभयारण्य बनाना चाहती है, लेकिन आदिवासी समुदाय की ओर से उसका विरोध होता नजर आ रहा है। इसके पीछे की परिस्थितियां क्या है? आदिवासी समुदाय की चिंताएं क्या हो सकती है? ये जो जिसको हम लोग सरंडा बोलते हैं, इसका असल में नाम है सेरेंगडा। सेरेंगडा, सेरेंगडा, इसका मतलब चट्टान से निकला हुआ पानी, चट्टानी पानी। तो चट्टान मतलब पहाड़। सरंडा है 100 हिल्स बोला जाता है, द लैंड ऑफ 100 हिल्स, माने 100 पहाड़ों का देश। ये देश में कौन लोग रहता है? मुख्य रूप से हो समाज के जो मुंडाओं का ही एक प्रकार है, शाखा है। और कितने दिन से रहता है कोई नहीं जानता। शरद चंद्र रॉय को देखिएगा, उनकी किताब पढ़िएगा, द मुंडास एंड देयर कंट्री, तो बोलते हैं मुंडाओं का आगमन यहाँ 6 शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। ये सरंडा के क्षेत्र में नहीं, पूरा झारखंड में। मैंने मुंडा लोग तो उत्तर से आए, तो पहले तो रांची प्लेटो जिसको बोलते हैं, रांची पठार में लोग बसे, उसके बाद माइग्रेट करते करते सरंडा में पहुंचे, उनका एक शाखा। फिर भी हजारों साल पहले की बात है। तो हम लोग जो बोलते हैं कि आदिवासी समाज, आपने कहा ना कि जल जंगल जमीन इनका पहचान है, इसका मतलब क्या कि ये समाज प्रकृति निर्भर है, प्रकृति आश्रित है।
इनका जो सभ्यता है वो प्रकृति के आधार पर जुड़ा हुआ है। बगैर प्रकृति का उनका समाज, संस्कृति, उनका विश्वास व्यवस्था या धर्म जो बोलते हैं, ये सब कोई टिक नहीं पाएगा। तो जो सरंदा, जो दुनिया का बोलते हैं सबसे बड़ा साल का जंगल, इतना बड़ा साल का जंगल ना एशिया महादेश में है, ना यूरोप अमेरिका कहीं है। तो इतना बड़ा जंगल को अगर कोई समाप्त करना चाहेगा तो नहीं, हम बता रहे, समाप्त करना चाहेगा तो लोग तो विरोध करेंगे। समाप्त कौन कर रहा है? देखिए, समाप्त हो रहा है माइनिंग के चलते। माइनिंग के कारण ना बहुत जंगल कट रहा है, तहस नहस हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब सवाल आ गया दूसरा प्रश्न, उनका विरोध तो लोग कर ही रहा था, अब दूसरा विषय आ गया कि इसको अभयारण्य बनाना है। तो अभयारण्य मतलब क्या है कि जंगली जानवर सुरक्षित रहे। अब आश्चर्य कीजिएगा कि हो आदिवासियों के साथ जंगली जानवर जितना सुरक्षित रहा आज तक, वैसा और किसी के हाथ में सुरक्षित नहीं रह पाएगा, क्योंकि इनके धर्म, कर्म, विश्वास में ये लोग सब जुड़ा हुआ है। जैसे हम सुनते हैं, हम जब जाते थे उधर, लोग बोलते हैं, हम पूछते हैं, भाई इधर हाथी आता है, आप लोगों को कुछ तकलीफ नहीं होता? तकलीफ कौन चीज का? हाथी, उनका दंत कथा में है, हाथी एक्चुअली मानवी है, जिनको कभी गांव से बहिष्कार कर दिया गया था क्योंकि एक ही गोत्र के लड़का लड़की शादी कर लिया था। अच्छा, तो इसीलिए वो तो उनके लिए गलत है, असामाजिक है, तो उनको निकाल दिया था। वही लोग हाथी बन गया। इसलिए हाथी हम लोग की भाषा समझती है, इसलिए हाथी जब गांव में आती है हम लोग छोड़ देते हैं, कुछ भाई तुम लोग धान भी खा लो, लेकिन देखो हाथी को ही लोग बोलता है क्या, मारंग गोमके, जो जयपाल सिंह को बोलता है वही चीज हाथी को बोलता है, मारंग गोमके, तुम लोग तो बहुत खा लिया, लेकिन हमारा बच्चों को भी छोड़ोगे कि नहीं? जैसे हम लोग बोलते हैं वो लोग चला जाता है। तो हाथी के साथ उनका ये रिश्ता है। दूसरे जंतु जानवर के बारे में क्या है, जब वो लोग शिकार करने जाते थे तो एक मंत्र है, उस मंत्र में क्या वो लोग बोलेंगे कि हे जंगल की देवता, माने माता, धरती माता, हम लोग शिकार करने जा रहे हैं, लेकिन आपको हम वादा करते हैं कि हम लोग माँ जानवर को नहीं मारेंगे, हम लोग जवान जानवरों को नहीं मारेंगे, हम लोग को बूढ़े लाचार जानवरों को ही मारें। फिर भी पाप लगेगा, आप हम लोगों को ये पाप से मुक्ति दिलाइए, क्योंकि हम लोग को भी तो खाना चाहिए। ये उनका मंत्र में लिखा हुआ है, मेरे पास है वो मंत्र हो भाषा में। तो इससे क्या प्रतीत होता है कि जीव जगत के साथ इनका एक अनस्रायी संपर्क बना हुआ है। अब आप बोलिएगा कि भाई जंगल बचाना है, जंतु जानवर बचाना है, इन लोगों से बढ़िया कौन बचाएगा? जो उनको अपना भाई बहन मानता है, उनसे अधिक कौन बचाएगा इनको, बताइए। तो सरंडा का चाहिए प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन कैसे दीजिएगा? वनाधिकार कानून बना हुआ है, तो उस कानून में प्रोटेक्शन का पूरा प्रावधान है। अब भाई उसी को लागू कर दीजिए वहां, उनको छोड़ दीजिए अपने इस पर व्यवस्था पर। तो इससे अधिक जंगल बचाने का तो कोई दूसरा उपाय मैं नहीं समझता हूँ। क्या यह आशंका सही है कि अभयारण्य बनाने से उन गांवों को उजाड़ना पड़ेगा, वहां से पड़ेगा? अभयारण्य में क्या होता है? अभय अरण्य किनके लिए? अभय जनता के लिए नहीं, जनता माने आदमी के लिए नहीं, अभय है जीव जंतु के लिए, निर्भय रहे वो लोग, कोई भय नहीं, कोई उसको नहीं मारेगा। तो ये जो मान्यता है कि जनता जनार्दन जिसको बोलते हैं आम जनता, ये जानवर के दुश्मन है। आदमी ही जानवर मार मार के खत्म किया है, बात भी सही है, लेकिन यहाँ परिस्थिति अलग है। यहाँ की जो जनता है वो आदमी का, जानवर का दुश्मन नहीं है, दोस्त है। जब आदि ट्राइबल कल्चर की बात करते हैं तो वहां ये नैरेटिव बदल जाता है। हाँ बिल्कुल। तो अगर आपको जानवर को अभय अरण्य देना है तो इनके हाथ में देके सबसे बड़ा अभय होगा उनका। ये तो उनको मारेंगे नहीं, पिटेंगे नहीं, खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि इनका विश्वास व्यवस्था ही उससे उसको मना करता है।
ये सब नहीं कर सकते। पर एक थ्योरी तो यह भी तो आ रही है कि जो वहाँ जिस तरह से मंत्री लोग वहाँ पहुंचते हैं, स्थानीय विधायक पहुंचते हैं, फिर जगत मांझी पहुंचते हैं मनोहरपुर के, सारे ट्राइबल विधायक हैं, और दीपक बिरुवा पहुंचते हैं, दीपिका पांडे पहुंचती है, संजय यादव भी पहुंचता है। इन लोग की उपस्थिति में जो ग्रामीणों के द्वारा प्रतिरोध दर्ज किया जा रहा था, दरअसल एक दावा यह भी है कि यह जो प्रतिरोध था प्रायोजित इसलिए कि माइनिंग कंपनियां नहीं चाहती है कि वहां अभयारण्य बने। नहीं, अभयारण्य एक दूसरा एक थ्योरी है। अच्छा अच्छा। अभी अभी हम लोग कुछ हमारे मित्रों से सुन रहे हैं, दूसरा थ्योरी क्या है। देखिए भाई, मैं सच्चाई क्या है नहीं जानता, मैं दूसरों की बात कर रहा हूँ। दूसरे लोग बोल रहा है कि माइनिंग कंपनी ही चाहता है कि अभयारण्य बने। अच्छा। कैसे? क्योंकि अभयारण्य जब बनेगा पूरा सारंडा को उसमें शामिल नहीं करेगा। अच्छा, वो एरिया छोटा कर देगा। जब छोटा करेगा तो उसके बाहर जो एरिया रहेगा वहां उनके लिए तो माइनिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये थ्योरी भी एक है कि माइनिंग कंपनी भी चाहता है कि अभयारण्य बन जाए और एक लिमिटेड एरिया में बने। लिमिटेड एरिया में बस ये है यहाँ का मुख्य बात। अब सरकार क्या चाहेगी, ये प्रश्न उठेगा। सरकार को क्या करना है? सरकार इसको इतना लंबित क्यों कर दिया? आप हाईकोर्ट को बोलना पड़ रहा है ना। अच्छा, दूसरी बात आप लोग ध्यान दीजिए कि ये केस किसने किया कि अभयारण्य बनाओ? किसने किया? फॉरेस्टर लोग किया है। जो रिटायर्ड फॉरेस्टर है ना, उन लोगों ने एक दल बनाया। वो चाहता है कि 1927 का जो भारतीय वन कानून है वो सर्वत्र लागू रहे, वनाधिकार कानून 2006 लागू ना हो। वो लोग तो वनाधिकार कानून के खिलाफ भी तो सुप्रीम कोर्ट में केस किया। तो इन लोगों का उद्देश्य क्या है? काहे ऐसा कर रहा है? वो काहे अभयारण्य बनाना चाहता है सारंडा को? और वो पूरा जंगल को बनाना चाहता है, वो केवल छोटा पार्ट नहीं, पूरा सारंडा को। आप इसे किस रूप में देखते हैं? जब नहीं, वो काहे चाहता है? वो लोग चाहता है कि जनता को वहां से निकाल दो। अच्छा, जनता निकल जाएगा तो दो बात होगी। एक तो अब पूरा जंगल का कब्जा हो जाएगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। वहां से उसके साथ साथ जनता जब निकलेगी तो माओवादी भी निकल जाएगी। तो माओवादी के चक्कर में ये लोग तो जंगल में घुसना नहीं सकता है, घुसना संभव नहीं है आज की तारीख में। तो माओवादी लोगों को निकालने के लिए वहाँ जो पूरे आदिवासी हैं उन्हीं को निकालने के प्लान, सबों को निकाल दो तो आदमी के साथ साथ वो भी चला जाएगा ना बाहर। तो होगा क्या कि इनका पूरा कब्जा हो जाएगा। अब तो उनका कब्जा है नहीं। दो कारण से जंगल विभाग वहां से भाग गया। एक है कि 1980 में जो गोवा गोलीकांड हुआ था, आपको याद है वो क्यों हुआ था? उसके पहले का देखिए 78 में वहां पर साल सागवान का लड़ाई हुआ कि वहां पर फॉरेस्ट विभाग क्या कर रहा था कि सारा साल पेड़ को खत्म करके उसके जगह सागवान लगा रहा था। तो उसके खिलाफ लोगों ने बोला सागवान हमारा पेड़ ही नहीं है, इसमें हमारा क्या फायदा? तुम्हारा फायदा है, सागवान बड़ा होगा तुम बेचोगे, हमको क्या? हम तो साल को पूजा करते हैं, तो हमारा देवी देवता को तुम मार के काट के खत्म करोगे, ये तो होने नहीं देंगे। तो इसको लेके बड़ा हंगामा हुआ। देवेंद्र माझी उसी में शहीद हुए। हाँ, अब जोबा माझी आज वो उनकी पत्नी जो है वहाँ भी एमएलए है। तो ये लोग कैसे काहे एमएलए बना? लोग क्यों इनको जीता है? क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि लोग हमारा समर्थक है, हमको बचाएगा, हमारा जंगल को बचाएगा। तो जनता का जो मानसा है वो है जंगल बचे और साथ में जानवर भी बचे और हम लोग भी बचे, आदिवासी समाज भी बचे, उसका कल्चर भी बचे, बिल्कुल। तो जब इतनी चिंताएं हैं और आदिवासी समाज की ओर से इतनी सेंसिटिवनेस है, तो हाई कोर्ट इस चीज को समझ क्यों नहीं रहा है कि आदिवासी समाज जो सदियों से वहां रहता रहा है और अपनी जीवन पद्धति से प्रकृति का संरक्षण करता रहा है, और आदिवासी जंगल बचा हुआ है तो आदिवासियों की दया से बचा हुआ है, बावजूद इसके वह उसे सेंटोनियम में बदलना क्यों चाहती है? नहीं, एक साधारण अवधारणा गैर आदिवासी समाज में फैला हुआ है। हाँ? अच्छा, ये क्या है कि भाई देश दुनिया में जंगल कम हो गया, अब थोड़ा मोड़ा बचा कुचा है,
अब इसको संरक्षित करना है। वहां जनता को मत, जनता के लिए बाकी दुनिया तो पड़ा हुआ है, तुम लोग जगह रहो ना भाई। थोड़ा सा बचा है जंगल, उसको थोड़ा रहम करो, उसको थोड़ा बचा के रखो, वहां मत घुसो। ये एक भावना पूरा एक प्रोहिबिटेड एरिया बनाना चाहिए। हाँ, एकदम वहां पर कोई नहीं घुसेगा। यहाँ तक कि सरकारी लोग, वन विभाग के लोग भी वहां ज्यादा आना जाना नहीं करेगा। पर ऐसे तो कई जगह जहाँ वन तस्कर हिल जाते हैं, प्रोहिबिटेड एरिया, वन तस्कर वहां के वन को कटाई करते हैं। हाँ, वो तो चलता ही है। तो कहने का मतलब ये है, ऐसा करके क्या आप बचा सके? पूरा भारत को ही ले लीजिए, जंगल का जो नाश हुआ है, जहां जहां आपने अभयारण्य बना दिया, पहले तो रिजर्व फॉरेस्ट बनाते थे, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बना दिया, सब तो सरकारी देख रेख कानून के तहत आप लोग रक्षा कर पाए? ये जवाब तो पहले दीजिए। आप बोलते हैं कि आदिवासी को भगा दो, लेकिन भगाने से आप क्या रक्षा कर पाए? नहीं पाए। ये तो प्रमाणित हो गया, आप नहीं पाए। तो उसका उपाय क्या है? हम लोग तो वही बोलते थे कि भाई आदिवासी को रहने दीजिए, जंगल जैसा है एज इट इज वही रहे, वही बचाएगा, क्योंकि उसका दिल जुड़ा हुआ है जंगल से। जंगल का पहरेदार वही है। आप पुलिस लगा के, बंदूक पकड़ के जंगल नहीं बचा सकते। उतना बड़ा एरिया कैसे आप बचाइएगा? संभव है नहीं है। पूरा भारत का हर 50 पेड़ पर एक पुलिसकर्मी तैनात करना संभव है, और वो पुलिसकर्मी फिर बाद में मिडिल मैन की भूमिका में आ जाए, ये खतरा भी है। तो ये असंभव चीज को क्यों लोग सोचता है? लेकिन जो जंगल में कभी रहा नहीं, जंगल कभी केवल टूरिस्ट के नजर से जंगल देखा है, एक चक्कर मार के आ गया, अरे बहुत बढ़िया पेड़ पौधा, अरे कितना सुंदर झरना, कितना बड़ा पहाड़, ये सब देख के आप आ गए। वहां के लोगों के साथ कभी 5 मिनट बैठ के बात किए, भाई तुम कैसे देखते हो जंगल? नहीं किया। तो झारखंड में एनवायरमेंट पर काम करने वाली कई संस्थाएं हैं, जंगल पर काम करने वाली संस्थाएं हैं, उसमें एक आप लोग हाई कोर्ट में एक याचिका क्यों दायर करते हैं और आदिवासी समाज का जो नजरिया है उसे कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश कीजिए। नहीं, उसी प्रस्तुतिकरण के बाद ही ना वनाधिकार कानून 2006 बना। नहीं, इस मामले में मैं कह रहा था, इसमें हम लोग अभी नजरअंदाज करके चल रहे हैं, हम लोग इतना अगुवाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारा समस्या है। देखिए, हम लोग एक आखिर ठीक है, हम लोग जनता के पक्ष में ही बात को रखेंगे, लेकिन ज्यादा हम लोग इसमें अगुवाई करेंगे ना तो तुरंत जोड़ देगा, कहीं माओवादी से इनका नक्सलियों का गठजोड़ है, जोड़ देगा तुरंत। इसलिए हम लोग थोड़ा सा सोच समझ के आगे जाते, फूक के चलते हैं। नहीं तो हम लोग का तो कहना वही है कि सारंडा को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। सारंडा में जो माइनिंग है या उसके अंदर जो कीमती लोहा है, इसका असली संरक्षक कौन है? माओवादी है कि प्रशासन है? या फिर माओवादी इसलिए आंख में काटा है कि वो माइनिंग एक्टिविटीज में बाधा है, या फिर उस माइनिंग एक्टिविटी से नक्सलियों को भी पैसा मिल रहा है? नहीं, बहुत पेचीदा मामला हो गया, लेकिन शुरू में माओवादी लोग वहां घुसे कैसे, और लोग वहां के लोग माओवादी बना क्यों, ये प्रश्न पर तो जाना होगा। इसको लेके हो गया काफी दिन पहले की बात, होम मिनिस्ट्री ने एक मीटिंग बुलाया था, हमको बुलाया था, उसमें वो चर्चा हुई कि भाई आखिर माओवाद क्यों पनप रहा है जंगल क्षेत्र में, आदिवासी इलाका में। तो उसमें बाद में जो निष्कर्ष निकला, भारत सरकार का छापा हुआ किताब भी है, भारत सरकार का छापा हुआ, उसमें स्वीकार किया गया कि यहाँ सामाजिक उत्पीड़न, लोगों का गरीबी, लोगों के स्वास्थ्य का प्रति कोई ध्यान नहीं सरकार का, ये सब के कारण एक विक्षोभ धीरे धीरे वहां आदिवासियों के मन में पैदा हुआ था। उसका ही एक रूप आप देख रहे हैं माओवादी। नहीं तो इतना आदिवासी क्यों माओवादी बन रहा है भाई? अब उन आदिवासियों से आप बात कीजिए, वो लोग क्या जवाब, कहा है भाई तुम माओवादी बना? वो लोग पता नहीं माओ से तुम कौन है, लेकिन माओवादी बना हुआ है। तो भाई आदमी जान देने के लिए कैसे तैयार हो जाएगा? आप सकिएगा जान देने के लिए राजी हो जाइएगा, तुरंत सब कुछ कर लीजिएगा, लेकिन जान तो भाई नहीं देगा। लेकिन ये लोग कहे दे रहा है जान, कौन सपना से बताइए? कोई पूरा भारत में एकदम क्रांति हो जाएगी, ये सब सपना थोड़ी इनका है। इनका सपना तो सारंडा है, छोटा जगह है,
तो यहाँ भाई हम जो खतरा उनके नेक्स्ट दरवाजे पे खड़ा है। हमारा घर उजड़ जा रहा है, हमारा जंगल कट जा रहा है, हमारा संस्कृति बर्बाद हो रहा है, हमारा धर्म को कोई नहीं मानता है। बहुत सारा प्रश्न जुड़ा हुआ रहता है उनके मन उनके देवी देवता उसी जंगल में है, तो उनके मन में विक्षोभ पैदा हो रहा है। उसी विक्षोभ का कारण ये सब माओवाद वगैरह है। तो ये सब चीज अगर सरकारी लोग नहीं समझेगा तो ये सब तो आप जड़ से समाप्त नहीं कर सकते। आप इसे किस रूप, इसका समाधान क्या? जिस तरह से हाई कोर्ट रिजिड है या बार बार निर्देश दे रही है सरकार को कि तुम सेंटोरियम का निर्माण करो, अभयारण्य का निर्माण करो, और जन प्रतिरोध के स्वर जब सामने आ रहे हैं, तो इसके बीच का रास्ता क्या हो सकता है? वो तो भाई एकदम स्पष्ट है। वनाधिकार कानून 2006 में क्या कहता है वह? गांव सभा को मजबूत करो, गांव सभा को राइट दे दो, अधिकार दे दो, वो जंगल का संरक्षण, जंगल का संवर्धन, जंगल का प्रबंधन करे। तुम बाहर से मददगार के रूप में खड़ा हो। तो जब हाई कोर्ट निर्देश देती है कि वहां अभयारण्य का निर्माण हो, सेंटोरियम बोलते हैं ना उसे, सेंटोरियम का निर्माण हो, सेंचुरी का निर्माण हो, तो ये जो है वो वनाधिकार कानून का उल्लंघन नजर नहीं आता है या उसका वायलेशन नजर नहीं आता है? इसको वाइल्ड लाइफ एक्ट जो है ना उसके तहत ही लोग करना है। अच्छा, वाइल्ड लाइफ एक्ट जो है ना, जो उसका भी अभी 2006 में ही हुआ था। नहीं, कौन साल में इसका अमेंडमेंट हुआ है अभी भूल रहे हैं हम। तो उस एक्ट के तहत ही लोग कर रहा है। उस एक्ट के तहत कोई भी एरिया को आप सेंचुरी घोषणा कर सकते हैं। अच्छा, ये जो वनाधिकार कानून है उसके तहत नहीं कर? उसके तहत वनाधिकार कानून बोलता है सेंचुरी हो, अभयारण्य हो, रिजर्व फॉरेस्ट हो, आरक्षित जंगल, जो भी जंगल का नाम हो, सब जगह ये कानून लागू होगा। अब सेंचुरी बना दीजिए। नहीं, ये जो सेंचुरी बनेगा ये प्रोहिबिटेड एरिया होगा या प्रोटेक्टेड एरिया होगा? नहीं, प्रोहिबिटेड हो। प्रोहिबिटेड हो, हाँ। तो प्रोहिबिटेड होगा तो कोई दूसरा आदमी को, जनता को नहीं घुसना। जो पहले से वहां डेवलिंग कर रहे हैं उनको कंपेंसेशन दे देगा, आप बाहर जाइए। फिर उनकी लाइवलीहुड का क्या होगा? तो कंपेंसेशन दे देगा, पैसा दे देगा, आप जाकर खाइए, पान दुकान खोलिए, चाय दुकान चलाइए। तो आपको लगता है कि ग्रामीणों का जो विरोध है या जो, अरे भाई, जिनका हजारों साल से जी लोग एक जमीन पर बसा हुआ है, एक धरती का एक हिस्सा में बसा हुआ, इन लोगों का कम बड़ा संघर्ष का इतिहास है। अंग्रेज के साथ सबसे बड़ा लोहा इन्हीं लोगों ने लिया। तब इतना गौरवशाली इतिहास। उसके बाद अंग्रेज मजबूरी में कोल्हान एस्टेट बना दिया उनके लिए। कोल्हान एस्टेट जो कि पूरे भारत का शासन व्यवस्था से भिन्न होगा, जहां यही लोग केवल राज करेगा। वहां पर साफ सुथरा लिखा हुआ है कोल्हान स्टेट का। विल्किंसन रूल पढ़िए, उसी के लिए ना विल्किंसन रूल कोल्हान स्टेट की बात कर रहे हैं। एक तरफ कोर्ट डायरेक्शन पर डायरेक्शन दे रही है, तो आपको नहीं लगता कि दोनों में टकराव की स्थिति है? कोर्ट को अभी क्या होगा, समाज कमजोर हो गया, कुछ बोल नहीं सकता है, मूक बना हुआ है। कोर्ट का जो नजरिया है एक अभिजात नजरिया है। कोल्हान स्टेट में कुछ होगा तो वहां के लोगों का राय लिए बिना आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते विदाउट देयर कंसेंट। कोल्हान स्टेट है, विल्किंसन रूल वहां लागू है। अब बोलने से आप हो जाएगा आसानी से। आप कुछ भी कोर्ट से राय दे दीजिए, कोर्ट से कुछ भी ऑर्डर दीजिए, वो लागू नहीं होगा जब तक ना वहां के लोग, नियमक कानून, वहां के लोगों का कंसेंट होना चाहिए, सम्मति होनी चाहिए। नहीं तो विल्किंसन रूल का क्या महत्व रहा था? तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। विल्किंसन रूल और कोल्हान स्टेट का जो स्ट्रक्चर है, उसको ये लोग, आपको कहानी मालूम है कि ये लोग चला गया था कॉमनवेल्थ। कौन लोग? अरे भाई, आनंद जी, नारायण जी, लोग सब कॉमनवेल्थ चला गया था बोलने के लिए कि कोल्हान स्टेट भारत के साथ नहीं रहेगा। हाँ, क्यों बोला था? हम लोग अलग है, हम लोग, अंग्रेज हमको अलग बना के रखा है, हम अपना क्षेत्र में अपना राज करेंगे। मामला यहाँ तक पहुंच गया, बताओ। तो वही लोग जिंदा है ना, वो लोग थोड़ी छोड़ देगा आसानी से। तो फालतू के एक तो झगड़ा झंझट का जड़ बन रहा है सब चीज। तो ये थे हमारे साथ संजय बसु मलिक जी, जिनका मानना है कि सदियों से आदिवासी समाज उसी धरती पर रहता रहा है और जिस जंगल को संरक्षित करने के लिए हाई कोर्ट लगातार निर्देश सरकार को दे रहा है, ये वही जंगल आदिवासी समाज के द्वारा
बगैर किसी विघ्न के सदियों से संरक्षित किया जाता रहा है। यह जो एक धारणा समाज में पनप रही है कि आदिवासी जंगल के दुश्मन है या जंगल से आदिवासियों को बाहर निकालने के बाद जंगल सुरक्षित हो जाएगा, यह एक अभिजात नजरिया है और इस पर गंभीरता से चिंतन करने की जरूरत है।